स्पॉटलाइट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात हो रही है विधानसभा चुनाव की तैयारियों और लोकसभा चुनावों में जो अप्रत्याशित या यूं कहें कि क्लीन स्वीप एक बीजेपी की जो जीत है हरियाणा में उसकी। हमने पिछली बार राज्य मंत्री कृष्ण बेदी जी से कुछ सवाल पूछे थे और इस बार हम आ चुके हैं कैबिनेट मंत्री यानी कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास। क्या कुछ तैयारियां हैं, अपने इलाके के लिए उन्होंने क्या सोचा है, कितने विकास हो चुके हैं, पिछले 5 सालों का जो रिपोर्ट कार्ड है वो क्या है, तमाम ऐसे सवालात हैं जिनका जवाब सिर्फ ओम प्रकाश धनखड़ दे सकते हैं। लेकिन सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है ओम प्रकाश। नमस्कार वैसिली जी। सबसे पहले तो जैसे शुभकामनाएं देना बनता भी और मुबारक, सबसे बड़ी बात जो क्लीन स्वीप आपने हरियाणा में की है इस बार, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक। कितना आप आश्वस्त थे इस जीत के लिए? देखिए, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अप्रत्याशित। तो हमारे लिए ये प्रत्याशित था, अप्रत्याशित अच्छा, मतलब आपको पता था कि 10 की 10 सीटें आएंगी? आप पहले के हम सब लोगों के बयानात अगर देखेंगे 1-2 महीने के, तो हम सब कह रहे थे कि हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। अच्छा। क्योंकि उस वातावरण को हम जान रहे थे, समझ रहे थे। जो अनुकूलता, ये अनुकूलता हमारे लिए एकदम नहीं बनी, इसके स्टेप बाय स्टेप बनी। आपने मेयर्स के चुनाव देखे होंगे, आपने जींद का उपचुनाव देखा जी। आपने लोगों में सरकार के कामों की ख्याति देखी। मतलब मैं एक शब्द में कह सकता हूँ कि हमारी शख्सियतों की बजाय हमारे कामों की ख्याति हमसे बड़ी हुई, और यही सबसे अच्छी बात है। लोगों ने मेरिट पर नौकरियों की प्रशंसा की, लोगों ने पढ़ी लिखी पंचायतों की प्रशंसा की, लोगों ने जो खेती को हमने जोखिम फ्री करके मुआवजा 4,500 करोड़ का दिया उसकी प्रशंसा की, हर अनाज का दाना दाना जो हमने खरीदना शुरू किया उसकी प्रशंसा की, मेरिट पर नौकरी के साथ साथ हमने जो ट्रांसफर्स कंप्यूटर के माध्यम से, मतलब लोगों की इच्छा और अपेक्षाओं के अनुरूप, यानी मानवीय हस्तक्षेप उसमें पसंद नापसंद को दूर करते हुए, और उस तरह से कंप्यूटराइज ट्रांसफ़र पॉलिसी लेकर आए, लोगों ने उसकी प्रशंसा की। करप्शंस को कम करने के लिए, जिसको गुड गवर्नेंस कहते हैं, सिस्टम्स को बेटर करने का प्रयास किया, लोगों ने उसकी प्रशंसा की। तो सने सने लोगों में राज्य की उपलब्धियों के लिए प्रशंसा का भाव उभरा है, और उसके कारण से जहाँ भारत में, संपूर्ण भारत में, केवल हरियाणा नहीं कह रहा हूँ, मोदी जी को लोग भारत का प्रधानमंत्री देखना चाहते थे, और मोदी जी के साथ लोग कनेक्ट हुए। मतलब मैं पहली बार कह सकता हूँ कि केंद्र सरकार में पहली बार लोगों ने प्रधानमंत्री के लिए डायरेक्ट वोटिंग की, बीच की इकाइयों को एक तरह से अदृश्यमान किया और केवल प्रधानमंत्री को देखा जी। और प्रधानमंत्री को देखकर वोटिंग की, और लोगों ने ये मन बना लिया था, क्योंकि उनकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी को देखते हुए कि ये व्यक्ति देश के लिए ठीक है सर, इसी और बात ईमानदारी से काम कर रहा है। और पहली बार केंद्र सरकार इतनी निकट आई लोगों के, जितने निकट पहले कभी नहीं थी। मतलब एक ज़माना मुझे ये भी याद है कि लोग एमएलए की वोट को प्रेफर करते थे, और एमपी कहते थे डाल देंगे आप जिनकी कहोगे, यार बड़ी वाली वोट की कोई ख़ास बात नहीं है। यानी बड़ी वाली वोट के बारे में लोग ज़्यादा पर्टिकुलर हुए, ज़्यादा सुनिश्चित के साथ लोगों ने निर्णय किया। मतलब इतने निकट प्रधानमंत्री को महसूस किया गया लोगों ने कि इससे पहले प्रधानमंत्री पद का दावेदार, मतलब आप इसको एक ऐसे कह सकते हो जैसे कुछ देशों में, अमेरिका, फ्रांस, जहाँ डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, उस तरह से लोगों ने चुनाव को लिया। हमारा चुनाव डायरेक्ट नहीं है, प्रतिनिधित्वात्मक है, लेकिन उसको अदृश्यमान करते हुए डायरेक्ट कनेक्ट हुए, और उसके साथ साथ फिर हरियाणा की अचीवमेंट वो उस पर सोने पर सुहागा हो गई। तो हम ये मानते हैं कि ये हमारे लिए प्रत्याशित था, और लोगों ने उसी अनुरूप जनादेश दिया। जी, आपने कहा कि सीधे प्रधानमंत्री को देखते हुए वोट दिया, इसी पर ही मेरा सवाल है, वाकई ऐसा हुआ है? क्योंकि सर हम भी मतलब ग्राउंड रियलिटी देखने 10 लोकसभा सीटों में गए थे, और वहाँ कुछ लोकसभा सीटों पे हमने देखा कि वो जो प्रत्याशी हैं, वो मतलब जिस जो सांसद के तौर पर चुनाव लड़ा है उसके बारे में उनको पता ही नहीं था, उनके कामकाज के बारे में पता नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पर लाखों वोट उसी प्रत्याशी को गए हैं। तो क्या कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि जो वहाँ से खड़ा हुआ उसकी खुद की जो क्रेडिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है इससे? नहीं, मैं इसको एक बेहतरी मान रहा हूँ जी।
एक समय ऐसा आ गया था और जो समय देश के लिए अच्छा नहीं था। प्रमोद महाजन जी एनालिसिस कर रहे थे बीजेपी के नेशनल एग्जीक्यूटिव में, और उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया था। उन्होंने कहा राज्यों के जन आदेश का जोड़ ही देश का जनादेश है उस जमाने में। लेकिन आज वो नहीं है। आज केंद्र ने सीधा अपने लिए जनादेश लिया है। बहुत वर्षों तक, लगभग 2 डिकेड का समय ऐसा चला गया था कि क्या संपूर्ण बहुमत वाली सरकारें भारत में फिर से बनेंगी, इस पर शंका होने लगी थी। चाहे यूपीए की सरकार बनती थी, चाहे एनडीए की सरकार बनती थी, लेकिन गठबंधनों के साथ बनती थी, संपूर्ण बहुमत के साथ नहीं आती थी। संपूर्ण बहुमत कईयों को जोड़ के बनता था। लेकिन अब 2014 और 2019 डायरेक्ट लोगों ने जनादेश दिया, और भारत की केंद्रीय, मैं कहूँगा कि जो सत्ता है उस नाते से अच्छा करने में, बेहतर करने में सक्षम हुई है। मोदी जी भी इसको बार बार कहते हैं कि जो हमारा दुनिया में सम्मान बढ़ा है, जो हम कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, ये इसलिए नहीं कर पा रहे कि मैं हूँ, वो कहते हैं मैं, आपने जो जनादेश में ताकत दी है उसके कारण से ये हो रहा है। तो ये एक बहुत बेहतर बदलाव इसको मैं देखता हूँ। फिर जब आपका मुखिया खुद डिलीवरी देने पर विश्वास रखता है, तो जो भी रिप्रेजेंटेटिव चुन कर आया है उसके सामने तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि मेरी डिलीवरी कहीं कम नहीं हो जाए। तो केंद्र के सब मंत्री और सभी सांसद इस दबाव में हैं कि उनको अपना बेस्ट देना है जी। तो उस नाते से उसकी चिंता करने की बजाय इससे बेहतर परिणाम देगा जी। तो क्या हम ये समझें कि अब चूंकि एक बहुत बड़ी चुनौती है तमाम सांसदों के पास, विधानसभा चुनाव को लेकर आप कितने आश्वस्त हैं, और क्या लग रहा है आपको, क्या ऐसा ही क्लीन स्वीप वहाँ पर भी आने वाला है? मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि दुष्यंत चौटाला एक और ये कह रहे हैं कि 4 तक पहुँच जाएगी बीजेपी, 4 सीटों तक सिमट कर रह जाएगी। तो कांग्रेस ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनावों की बात और होती है क्योंकि मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट गया। विधानसभा चुनाव में मनोहर लाल के कार्यकाल पर और उनके चेहरे पर वोट होगा, और उनकी जो छवि है वो बहुत अच्छी नहीं है प्रदेश में। देखिए, एक तो इस सरकार की छवि बहुत अच्छी है। किसी ने अगर ऐसा कहा या ऐसा आपने कहीं सुना तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैप है। जनमानस में हमारी सरकार की छवि ईमानदार सरकार की छवि है। मैं यहाँ बादली हलके से एमएलए हूँ। मैं अपने हलके के अध्यापकों को नहीं जानता। अगर मैंने उनसे परिचय करना होगा तो मुझे उनको लंच या डिनर कुछ कराना पड़ेगा, क्योंकि बदली के लिए एक भी नहीं आता। सरकार ने ऐसा सिस्टम उत्पन्न किया है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है और 100% 100% जो है वो काम हुआ है। अगर मैं कांग्रेस की बात करूँ या ओवरऑल विपक्ष की ही बात करूँ, वो इसी पर जो आप कह रहे हैं कि 100% गवर्नेंस है और पूरी पारदर्शिता है, उसी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसान का जो कमेरा वर्ग है, किसान वर्ग है, किसानों का जो तबका है वो बहुत ज़्यादा नाखुश है, क्योंकि आप वादे कुछ कर रहे हैं और इम्प्लीमेंटेशन कुछ और होती है, चीज़ें वहाँ तक पहुँचती नहीं हैं, और 5 सालों तक। जी, एक बार उनसे कोई ऐसे 2-4 सवाल कीजिए, कौन सी चीज़ें जो भी आप लोग, नहीं, कौन सी चीज़ें? हाँ। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ ना, 4,500 करोड़ आंकड़ा है। 2665 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट का पैसा उनके खाते में गया है, कोई दूसरा ले नहीं सकता। 1840 करोड़ फसल बीमा के कंपनसेशन का गया है। 12 करोड़ से ज़्यादा भावांतर भरपाई का चला गया है। 240 करोड़ रुपया वो है जिस पर हुड्डा साहब ब्याज खाते थे डिजास्टर मैनेजमेंट के फंड का, वो गया है। आंकड़े हैं, खाते में जाता है पैसा। उनके बयानों, उनके भाषणों से अगर लोग प्रभावित होते तो उनको वोट देते ना। उनको मालूम है ये झूठ बोलते हैं। ये सब लोग बीमा का विरोध करते थे, अब कहते हैं कि बीमा ठीक से इंप्लीमेंट करो। ये वही लोग हैं। 228 करोड़ अकेला एक फसल का, क्रॉप का, कॉटन क्रॉप का जो है वो सिरसा जिले में गया है। भारत में सर्वाधिक कहीं गया है। समूचा जो विकास है बादली का, उसको आप कितने नंबर देते हैं? पिछले 5 साल के कार्यकाल के दौरान आपने कितना योगदान दिया उसके विकास में? एकदम ईमानदारी से बताइएगा। देखिए, नंबर तो मुझे नहीं देने चाहिए, नंबर तो मीडिया को नहीं, देने आप चाहिए। खुद, हमने तो किया हुआ है नंबर, आप बताइए। आप नंबर आपने देने चाहिए और नंबर जो है लोगों ने देने चाहिए। लेकिन मैं बताता हूँ, जब मैं बादली से विधायक बना तो बादली में सबसे बड़े अधिकारी पता है कौन थे? पटवारी और ग्राम सचिव। आज बादली में एसडीएम बैठते हैं, तहसीलदार बैठते हैं, बीडीओ बैठते हैं, डीएसपी बैठते हैं। मैं दौरा करता था तो मेरे पास झज्जर का एसडीएम आता था या बहादुरगढ़ का आता था। तहसीलदार भी वहीं से आते थे।
वीडियो तो कई जगह से आते थे, सालाबाद से आता, कभी मातन हिल से आता। मैं हर दौरे में देखता 2 गांव बदलते कि वीडियो बदल गया है भाई, ये वीडियो वो वीडियो कहाँ गया? बोला जी नहीं, ये ब्लॉक बदल गया है जी। आज मेरे पास अपना ब्लॉक है, अपनी तहसील है, अपना सब डिवीज़न है, और एक गांव से बनाया हमने। आज भी बादली गांव है और गांव में एसडीएम बैठते हैं, एसडीएम साहब बैठते हैं, डीएसपी साहब बैठते हैं। बदल गया है नज़ारा। 8 पुल मैंने बना कर दिया ट्रेन नंबर 8 पे। सालों साल से नहरें खराब हुई पड़ी थी, रीएबलेशन करा दो साहब, पुनर्निर्माण करा दो साहब। किसने करा? ओम प्रकाश धनखड़ ने कराया, उन्होंने नहीं कराया। अरे साहब, भैंसों की चोरी होती थी, ये तो सारा इलाका ऐसा था, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं थी। पहली बार मुख्यमंत्री जी गए, 150 करोड़ रुपया मैंने मांगा, साहब पीने के पानी नहीं है हमारे पास। ऐसे बोले, या तो चौधर के नारे लगते थे, मैं नारे ही नारे थे साहब, यहाँ कुछ नहीं था। कुलाना में लड़कियों का कॉलेज बनाया, संस्कृति स्कूल जो है हमने पाटौदा में बनाया। एक एक चीज़ हम उस प्रकार से, रीजनल सेंटर ले गए हम हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी का, एक एक्सीलेंसी सेंटर ले गए फ्लोरिकल्चर का। हम एक एक चीज़ पर ऐसे लगे कि किस तरह से इस इलाके का पूरा स्वरूप बदला जाए। आप अपनी एक टीम भेजिए, बिल्कुल बिल्कुल, और वो टीम जो है कवर कराइए। कितनी सुंदर व्यायामशालाएं बने हैं जी, बिल्कुल, ओपन जिम बने हैं। आजकल हमारे यहाँ रिश्ते बहुत आ रहे हैं, हमारे गांव का विकास देखकर। कोई भी सगाई वाला आता तो वापस नहीं जाता। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं धनखड़ जी। बादली इलाके के लिए हमने बात की, और लेकिन उसके साथ ही उन्होंने दीपेंद्र हुड्डा को धनखड़ जी ने कुछ चुनौती दी है। क्या है वो चुनौती? और भी कुछ ज़रूरी बातें अभी बाकी हैं। आप कहीं मत जाइए, हम अभी वापस आते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका स्पॉटलाइट हरियाणा में। हमारे साथ इस वक्त हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ जी। बादली के लिए बात हो रही थी, तो जब बादली की बात हो रही है तो ये बात भी बनती है, आपने दीपेंद्र हुड्डा को चैलेंज किया, सीधी चुनौती दी है कि वो बादली में चुनाव लड़कर दिखाएं। नहीं, बात इस तरह से है कि कुछ कांग्रेसी लोगों ने, कुछ मीडिया के लोगों मतलब ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है थोड़ा सा? उन्होंने कहा कि दीपेंद्र यहाँ से आ सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हमने कहा स्वागत है, आइए लड़िए, मजा आएगा लड़ाई में। तो हमने आपको लगता नहीं कि दीपेंद्र काफी एक मजबूत होंगे सामने आपके? मजबूत लड़ाई में तो मजा आता है, कमजोर के सामने लड़ने में क्या मजा है? हाँ, आपने ये भी कहा है कि मजा तभी है जब जितना बढ़िया मजबूत विपक्ष होता है उतना ही तो लड़ने का मजा होता है। तो कुश्ती का, किसी भी खेल का, कबड्डी का मजा तभी है। तो हाँ, लड़े, स्वागत है, मैंने कहा। क्या लगता है अगर दीपेंद्र सामने आते हैं तो चुनौती कैसी रहेगी आपके सामने? मुझे लगता है कि लड़ाई का मजा आएगा और निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, कोई कारण ही नहीं है। अच्छा, आप विपक्ष को भी कहीं ना कहीं कमतर आंक रहे हैं। आपने 1-2 जगह ये भी बोला है कि विपक्ष मजबूत हो तभी मजा आता है, यानी आपको लग रहा है कि आपके सामने विपक्ष है ही नहीं। ऐसा तो नहीं है, सिनेरियो इतना भी साफ नहीं है कि आपको लग रहा है कि विधानसभा चुनाव में सामने तो कोई रहेगा ही नहीं। लड़ाई तो होगी, तगड़ी होगी। क्या करें, आप ही बताइए। जो सामने दिखते थे वो हमारी तरफ आ गए हैं, तो हम क्या करें? जी, रोज आ रहे हैं जी। और कौन से स्वागत है। किस इसलिए बीजेपी की टीम मजबूत होती जा रही है। मैं वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ सभी मित्रों का। तो इसलिए विपक्ष से प्रतिपक्ष बहुत कमज़ोर हो रहा है अपने कारणों से। उनकी कोई संभावनाएं नहीं बची हैं। कई लोगों ने अपने घर में लड़ाई करके अपनी संभावनाएं समाप्त कर ली, कुछ लोगों ने दल में लड़ाई करके अपनी संभावनाएं समाप्त कर ली। तो इसलिए क्या करें? इसलिए भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना हमारे लिए बहुत आनंद की बात है। लेकिन लोकतंत्र में प्रतिपक्ष भी बना रहे। बना कैसे रहे? क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है, और जब किसी दल की संभावनाएं समाप्त होती हैं तो कोई भी वहाँ रहना नहीं चाहता। और आपको मालूम ही है, जैसे एक लोग घर में लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी संभावनाएं खत्म कर ली। एक लोग दल में लड़ रहे हैं, उन्होंने अपनी संभावनाएं खत्म कर ली। अब लड़ाई देकर कौन रहेगा? तो ये इससे उससे विपक्ष ने अपना ठीक करना चाहिए। यही मैं कहता हूँ कि अच्छा विपक्ष जो है लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। कांग्रेस में, थोड़ी कांग्रेस की भी बात कर लेते। कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष को लेकर जिस तरह से अभी पिछले कुछ दिनों में चला, अशोक तंवर के होर्डिंग्स लगाए गए कि भावी सीएम, हुड्डा और तंवर के बीच में जो एक तनातनी है वो कहीं ना कहीं जग जाहिर है, हालांकि वो मानते नहीं हैं। तो क्या आपको लगता है कि इन चीजों का असर भी कहीं ना कहीं पार्टी पर पड़ा है? इस बार प्रदेश में जो नतीजे सब लोग समझते हैं भैया, ये जो एलीट मानसिकता, हालांकि वो मानते नहीं हैं, जो एलीट मानसिकता है कि हम दलित अध्यक्ष को स्वीकार नहीं करेंगे, और उसको पूरे ट्रम में स्वीकार नहीं किया, उसकी बेचारे की पिटाई ही कर दी।
जी। तो पूरे समय वो अध्यक्षता अपने कागज लिए घूमता रहा और वो उसको स्वीकार ही नहीं किया। हमारे हरियाणा में एक वो मजाक चलता है, किसी उसके पास जो है एक वो कागज ले लिया किसी उसने, जी। तो बोला ये क्या है, बोला ये हमको अब दस्तावेज मिल गया है, कोई तंग नहीं करेगा। तो लेकिन आ गए तंग करने वाले, वो भाग रहा है और उसकी जो पत्नी है या जो भी सहयोगिनी है वो कह रही है कि दिखा दो कागज, तुम्हारे पास तो दस्तावेज है। बोला पढ़े लिखे कहाँ हैं? जी। तो उन्होंने उसको स्वीकार ही नहीं किया। अच्छा, ये इनेलो महागठबंधन की ओर प्लान कर रही है, सोच रही है एक बार फिर से विधानसभा चुनाव के लिए। उन्होंने बसपा से कह सकते हैं कि एक बार वो किया है कि हम कर सकते हैं, या बसपा की ओर हाथ बढ़ाया है। क्या आपको लग रहा है कि एक बार फिर से अगर महागठबंधन की ओर बढ़े और महागठबंधन हो? अच्छा, महागठबंधन था नहीं क्या? अभी तो रोहतक में, नहीं, आगे का सोनीपत आगे में, की बात रोहतक करते हैं। में, सोनीपत में सब महागठबंधन ही था। दूसरे वो रहे कहाँ? आप परिणाम देखिए, रिजल्ट्स देखिए, सब उड़ गए। तो यहाँ तो सब मिलकर ही लड़ रहे थे, सब मिलकर लड़ रहे थे, फिर भी नहीं बचे। तो अब क्या फर्क पड़ने वाला है? मतलब महागठबंधन हो या कुछ भी हो, कुछ बीजेपी जो है वो, बीजेपी ये निश्चित कहीं रूप ना से कहीं अति आत्मविश्वास जो है नहीं, वो, अति आत्मविश्वास नहीं है, ये ग्राउंड रियलिटी जो अभी बीती है उसके आधार पर कह रहे हैं। हम बिल्कुल किसी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। लगातार मेहनत कौन कर रहा है? सबसे पहले इस चुनाव के बाद काम के लिए कौन निकला? हमारे मुख्यमंत्री निकले कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने के लिए। एक एक गांव में जाके कौन धन्यवाद कर रहा है? हम कर रहे हैं। हम लगातार काम में, हम किसी प्रकार के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है, लगातार मेहनत कर रहे हैं। आगे के एक एक दिन की प्लानिंग हमने की है। 100 के 100 दिन जो हमारे पास हैं वो लगाने वाले हैं। सरकार के काम को तुरंत कैसे डिलीवरी दी जाए उसमें लगे हुए हैं। सुबह से लेकर 3-3, 4-4 इवेंट कल आपने देखा जाए, ध्वजारोहण से लेकर और मसाल मार्च से लेकर और जो है रात 12 बजे तक भी काम में हम अपना बेस्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं है, हमको कहीं ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। कोई खामखा की ये बात करे कि हम बड़े आत्मविश्वास में हैं। कुछ लोग हमारी बुराई करने के लिए कह देते हैं हम बड़े अहंकार में हैं। बीजेपी का स्वभाव नहीं है। बीजेपी में तो सब कार्यकर्ता हैं। अहंकार वगैरह तो वहाँ होते हैं जहाँ लोग अपने को बहुत बड़ा बड़ा मानते हैं, सुप्रीमो मानते हैं। हम तो मानते हैं, हम तो टेस्ट पर हैं भैया। पहली बार लोगों ने हमको भरोसा किया था और मोदी जी के कारण किया था। इस बार मोदी जी के साथ साथ हमको भी परखेंगे कि हमने ठीक किया कि नहीं किया है। इसलिए हम किसी गलतफहमी में नहीं है, कोई हमारे बारे में ये नहीं सोचे। हम तो बड़े लो प्रोफाइल होकर जनता जनार्दन के सामने उसको ईश्वर मानते हुए हाथ जोड़कर खड़े हुए हैं कि हमने जो किया है उस पर ध्यान दीजिए। हाँ, क्योंकि काम पर ही इस बार आपको वोट मिलेंगे, मिलने वाला है वोट। अब हम अवैध खनन के मसले पर भी आ जाते हैं, जो कि प्रदेश में आजकल बहुत बड़ी एक समस्या बन अगर गई है। आपके पास कहीं की भी कोई जानकारी है, हाँ। मुझे तुरंत मेरे व्हाट्सएप पर भेजिए। मैंने अच्छा। पूरे हरियाणा में सब जगह बता रखा है। कहीं भी किसी को कोई जानकारी मिलती है, जितनी भी खबरें मुझे कहीं से भी आती हैं, तुरंत मैं मेरे अधिकारियों को भेजता हूँ। अच्छा। छापे मरवाता हूँ। मुझे भी किसी एक आदमी ने पहली बार कहा कि साहब आज मैं आपको अधिक अवैध खनन पकड़ा सकता हूँ। मैं मेरी टीम लेकर पहुँच गया रात को। अच्छा। हाँ, कोई मेरे पास बाहर के लोग नहीं थे। मैंने उनके अधिकारी को भी घर में से उठाया, मेरे पीए को भी घर में से उठाया और रात को जाकर जिस आदमी ने बताया पक्का था वो पकड़ा मैंने उसको। और सब उसके 4 ट्रक और हाईवा वगैरह सब थाने में खड़े हुए जाकर। तो इसलिए किसी को भी कोई भी जानकारी है, सरकार बड़ी सख्त है, तुरंत कार्रवाई। लेकिन लोकेशन बताएं कि यहाँ हो रहा है, ये हो रहा है, तुरंत हम कार्रवाई करते हैं हर जानकारी पर। दुष्यंत चौटाला ने कुछ दिन पहले पीसी की थी और अवैध खनन के मसले पर ही मैंने दुष्यंत के लिए ही कहा कि कहीं भी किसी को भी जानकारी है। पहले तंवर ने भी बहुत दिन कहा उनके था। पास जानकारी है। हाँ, जानकारी तो दीजिए ना, मुझे दीजिए। जो भी जानकारी मुझे देगा तुरंत उस स्थान पर हम कार्रवाई करेंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। नहीं, कोई बताने बताए के ना। नहीं, उनने कहा कि बताई कि भाई कोई लोकेशन आप पूछे ना, कोई लोकेशन बताएं कि उस लोकेशन पर हो रहा है, वहाँ हो रहा है, तुरंत उसका सब सामान जब्त कर लेंगे, सब अंदर करेंगे आदमी को। ऐसे कैसे होने देंगे? कहीं भी नहीं होने देते। केवल इसको स्लोगन के रूप में कहना, केवल इसको बयान के रूप में कहना ये पर्याप्त नहीं है। जहाँ भी उनको लगता है, कहीं यमुना के सारे उस पर कहीं पर लगता है, कहीं भी लगता है, जिस भी इलाके में लगता है, जहाँ भी वो बताएंगे तुरंत कार्रवाई करेंगे। सरकार बड़ी सख्त है इस विषय में। जी, चलिए अब मेरा आखिरी सवाल ये है, चूंकि अब विधानसभा चुनाव में गिने चुने दिन रह गए हैं, ऐसे में आप लोगों की आगे की जो प्लानिंग है वो किस तरह से होगी कि हर जन तक आप अपनी जो योजनाएं हैं पहुंचा सके? अपने अगले अगर आप जीत कर आते हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे? एक वाइट पेपर होता है कि किस तरह से आप लोगों की प्लानिंग है, किस तरह से पहुंचाएंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने
हमारे दर्शकों के जरिए? देखिए, एक सपना हमारे मन में है जिसकी शुरुआत केवल मैं कहूँगा इस समय में हुई है। हमारी बहुत बड़ी यात्रा अभी नहीं हुई है। अगली पारी जो हम देख रहे हैं उसका एक संकल्प पत्र उस तरह से हम तैयार कर रहे हैं कि कैसे किसानों की आमदनी को प्रति एकड़ हम 1 लाख रुपए तक ग्रोस इनकम लेकर जाएं। हमारे सामने एक विजन है। प्रदेश के किसान आपकी ओर देख रहे हैं। 40 लाख एकड़ फीट पानी का घाटा है हर साल। कैसे इस पानी के घाटे को सरप्लस में लेकर जाएं, ये हमारा हमारे सामने है जी। जिस प्रकार से गुड गवर्नेंस के कुछ प्रयोग हमने शुरू किए, अभी हम कुछ विभागों में कंप्यूटराइज ट्रांसफर्स कर पाए। क्या गुड गवर्नेंस को इसको हम और व्याप्त कर सकते हैं? जिस प्रकार के करप्शंस, मैं नहीं कहता कि 100% हमने ख़त्म कर दिया, एक ही पारी में ख़त्म हो जाता है, ऐसा नहीं होता। जब दोनों तरफ से विन विन सिचुएशन होती है तो हमको बताते भी नहीं है। तो इस नाते से कैसे हम उसको समाप्त करते हुए बिल्कुल जिसको हम ये चाहते हैं कि प्रदेश में जो है सिस्टम मजबूत हो, सिस्टम का अवतार उत्पन्न अभी तक कितना मजबूत हुआ है, क्या लग रहा है आपको? हम उस रास्ते पर बढ़े हैं। कई बातों में हमको सफलता मिली है जिसकी प्रशंसा हो रही है। इसी प्रकार से अभी केवल एक ही हमारे मन में जो युवा है उसके मन में केवल एक ही भाव है, नौकरी। हम चाहते हैं रोजगार सर्जन उसका भाव बने, क्योंकि समस्त लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती। नौकरियों की अपनी लिमिटेशंस है, रोजगार दिया जा सकता है। तो हम सोच रहे हैं कि रोजगार अगली सरकार का प्राथमिकता का विषय बने और रोजगार सर्जन इतनी बड़ी मात्रा में हो कि अधिक से अधिक लोगों को हम रोजगार दे सकें। कोई भी आदमी ये नहीं कहे कि मेरे पास रोजगार नहीं है। उस रास्ते पर बढ़ना चाहते हैं। हर व्यक्ति के पास घर हो, हर व्यक्ति के पास नल से जल और शुद्ध पीने लायक जल हो। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हमारे गांव इतने सुंदर हों कि देखने वाला जो है जैसे फिल्मों में दिखाए जाते हैं उस प्रकार के गांव हमारे दिखाई दें। ऐसे बहुत सपने लेकर हम चले हुए हैं जिन सपनों के लिए काम करना है और ये हरियाणा की जनता के सपने हैं जिसके पूरे करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की टीम कटिबद्ध है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ओम प्रकाश धनखड़ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और अब तमाम जो योजनाएं हैं, वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़ का भी आप जनता और हमारे बीच में कनेक्ट उत्पन्न करेंगे, आपका धन्यवाद करता हूँ। शुक्रिया। तो ये थे ओम प्रकाश धनखड़ जी। विधानसभा चुनाव की तैयारियों, लोकसभा चुनावों के परिणामों, ऐसे तमाम सवालों के जवाब हमें मिले। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा। अगले हफ्ते एक और शख्सियत या एक और मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।